आवाज ही ऑन नहीं थी जी। अभी ऑनलाइन में आवाज क्लियर है? ठीक है जी, आवाज, स्क्रीन, कैमरा तीनों चीजें क्लियर है, डन हो गया। जी, तो मैं आप लोगों से पूछ रहा था कि आप लोगों को कोई सवाल अजीब सा नहीं लगा, और ज्यादातर लोगों को एक आध चीज अजीब सी लगी। असल में टेस्ट जो है वो फ्राइडे तक की पढ़ाई का बना हुआ था पहले से, और मुझे हॉस्पिटल मूव होना पड़ा। मैं 3-4 दिन से वहां था, अभी भी फादर हॉस्पिटलाइज है, अल्लाह करे मतलब एक आध दिन में जरा कुछ बेहतरी आ जाए। तो वो उस चक्कर में मैं बिल्कुल ही मतलब बेसरो सामानी की हालत में था। तो उस वक्त भी जो है वो मैंने फिर उनसे कहा कि जी जो टेस्ट है उसमें से हम गैर जरूरी पॉइंट निकाल देते हैं। टेस्ट को देखा तो अपेरेंटली गैर जरूरी पॉइंट कम थे। हमने कहा जरा देखते हैं जरा आवाम एतराज कितना करती है। तो आप लोग बड़े अच्छे लोग हैं, आप लोग एतराज ही नहीं किया। हाँ जी, वो कसीर तादाद कितनी थी? 50 टेस्ट प्रिंट कराए थे, जिनमें से 10-12 अभी भी हमारे पास ही मौजूद है। तो कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने शेयर कर लिया होगा टेस्ट, साथ वाला बच्चा टेस्ट लेके बैठा होगा। ठीक है, अब वही बात है कि अब क्या ये बताना बहुत जरूरी है कि टेस्ट देना बड़ा जरूरी है? चले कोई बात नहीं, आई के बता देगा। अभी आपने ना, चाहे आपका रिजल्ट है या नहीं है, आपने रिजल्ट वाले दिन ना जरा लोगों से पूछना जरूर है, भाई आपका क्या रिजल्ट बना है, और इबरत जरूर लेनी है। वो अभी तक आप ना वो एफएससी वाले चिल माहौल में चले आ रहे हैं, ऊपर से 1-2 पेपर भी आई के अपने एग्जाम कर दिए, तो अभी आपको अंदाजा नहीं है कि यहाँ तकलीफें अच्छी खासी बढ़ जाती होती है। तो चले, अल्लाह करे कि आपको जमाने से ठोकर खा के समझ ना आए। हमारी जो छोटी छोटी टेस्ट वगैरह में ठोकरें हल्की हल्की सी हैं, वही आपको सिखा दें। लेकिन हम मजबूर नहीं कर सकते टेस्ट देने पे या इस तरह से करके। असूलन तो जो टेस्ट ना दे उसे क्लास में घुसने का इख्तियार नहीं होना चाहिए। तो पहले कौन सा बच्चा बड़े शौक से क्लासे लेने आते हैं? पता लगेगा हम अपना ही मतलब जो अपनी एक नीयत थी, चलो यार जो आ रहे हैं उनको तो पढ़ा दें, पता लगेगा वो बच्चे भी गायब हो जाएंगे। तो हम सिर्फ सब्र कर सकते हैं। आप लोग जो है मोटिवेट करते हैं कॉलेजेस को कि यार आओ भरो एडमिशंस, ना तुम्हारे टीचर को दिक्कत करनी पड़ेगी, ना तुम लोगों को दिक्कत करनी पड़ेगी, ना तुम्हारे ज्यादा एसी इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, 2-2 3-3 कमरों के बच्चे एक कमरे में आके बैठ जाया करेंगे, ना रिसोर्सेज ज्यादा लगेंगे, ना टेक्नोलॉजी पे ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा। चिल करो सुकून से। आपको तो ऑनलाइन रिलेइंग में मसला आता है जब ज्यादा यूजर्स इकट्ठे बैठे हुए हो। हमने सॉफ्टवेयर वो लिए हुए हैं जो 500-500 की कैपेसिटी वाले, और 500 की कैपेसिटी के साथ जो बड़ा कमाल रिले करे। मतलब इस वक्त डॉलर बढ़ गया है, तकरीबन 50,000 पर मंथ पर सॉफ्टवेयर सिर्फ रिले करने पे लगता है। मतलब अगर 3-4 बंदे हैं तो 3-4 अलग अलग सॉफ्टवेयर चल रहे हैं। तो पर मंथ कॉलेज ज्यादा पे कर रहा है इसलिए कि ज्यादा यूजर सुकून से लाइव अटेंड कर सके, और यूजर भी कम है। तो कॉलेज को चाहिए कि वो चाहे 200 ऑनलाइन यूजर हो, वो लाइसेंस ले 50 वाला। एक मिनट, अभी अभी मैं आपको देख के बता देता हूँ। 52 बच्चे इस वक्त हमारे पास मौजूद है। ठीक है, तो 50 वाले लाइसेंस में मसला होगा, 100 वाले लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो 52 ऑनलाइन और बाकी 125, नॉट मोर देन दैट। मतलब शायद 150, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये आप और ये इधर वाले मिला के कोई 180 के अंदर अंदर ही है कहानी। सही है, ठीक है, करने दें। कॉलेजेस को कमाने का भरपूर मौका दें, क्योंकि उनको आपके पास होने फेल होने से फर्क ही नहीं ना पड़ता। दुख तो टीचर को होता है। ठीक है, टीचर अपने सैलरी ले रहा है, उसको भी बच्चे कम होने ज्यादा होने से क्या फर्क पड़ता है। और बच्चे फेल हो गए तो टीचर से किसी ने पूछना है, आब्दी साहब ये क्या हुआ? वो कहेंगे आपको नहीं पता कि अब में क्या होता है। और अल्लाह का शुक्र है कि इतने तो अच्छे बच्चे फिर भी कहीं ना कहीं से निकल आएंगे जो आई कैप की जो परसेंटेज आई है उससे अच्छी परसेंटेज क्लास की बना दे, बस इतना चाहिए होता है। तो हम क्यों इतना खून जलाएं? जेन्युइनली मैं किसी तरह से मोबाइल पे वो सारा कुछ रात 2 बजे के करीब सोच रहा था मैं टेस्ट को पकड़ूं, एडिट करूं, रीफॉर्मेट करके भेजूं, फिर मुझे एकदम से ख्याल आया किसके लिए, मैं भी जज्बाती हो रहा हूँ। अवाम जब इंटरेस्टेड ही नहीं है तो मतलब हम इतनी ज्यादा पेन क्यों ले?
और आने वाली तादाद से भी हमें पता लग गया। तो मेरा ख्याल था कि अगर आपका एकदम से फ्राइडे ऑफ हो गया तो आपको दुख हुआ होगा और फिर आप लोगों ने सोचा होगा कि चलो यार अब कम से कम टेस्ट मिस ना हो, मतलब एक दिन हमारा, एक कीमती दिन हमारा मिस हो गया। लेकिन अवाम के चेहरे पे सिवाय खुशी की और कुछ नहीं था। बस दुख ये था कि अगर आने से पहले पता होता तो छुट्टी ही कर लेते। वो तो अकाउंटिंग की मजबूरी ना हो ना, तो आप लोग तो, ये अकाउंटिंग के सब्जेक्ट ही हैं जो मतलब थ्योरी में बच्चे आके बैठ जाते हैं। वरना जिस दिन अकाउंटिंग ऑफ हो बच्चे कहते हैं यार थ्योरी रिकॉर्डेड लाइव सुन लेंगे देख लेंगे, फिर लाइव सुनने बैठते हैं कहते हैं अरे इस वक्त क्या, बाद में रिकॉर्डेड मिल जाएगा। रिकॉर्डेड सुनने बैठते हैं कहते हैं जो आज सुननी वो कल सुन सकते हैं, और कल ही क्यों, वीकेंड पे सुन लेंगे। और वीकेंड पे जब सोचते हैं तो कहते हैं आगे रिजल्ट के आसपास भी एक दो छुट्टियां होंगी उस वक्त देख लेंगे, नहीं तो सेशन एंड पे तो छुट्टियां आनी है। और क्लास में से एक फिजिकल बच्चा माइनस हो जाता है जो अब क्लास में आने की कभी भी हिम्मत नहीं करेगा कि क्लास तो पता नहीं कहां पहुंची हुई है। ऑनलाइन भी नहीं आता कि वहां तो सर आगे जा रहे हैं, रिकॉर्डेड पे चला जाता है और पता ही लगता है कि आखिरी महीने में बस लोग रिकॉर्डिंग्स ही सुन रहे हैं और उसके बाद पेपर से 2 दिन पहले तक उनकी तैयारी पूरी होती है। तो कोशिश करें ऐसा ना करें। मैं किसी भी दिन बहुत ज्यादा नहीं पढ़ा रहा, यकीन माने। आपको बड़ा मुनासिब हो गया ये सब्जेक्ट मिला है, बहुत मुनासिब हो गया। ये पहले जितना होता था उसका हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पहले आधा हुआ है तो कुछ ऐड करेंगे, तकरीबन अभी पिछले वाले का आधा सब्जेक्ट है ये। चले खैर, हम क्यों परेशान। मुझे याद है एक चैप्टर मैं 6 दिन में कराता होता था, अभी रात उसके नोट्स फाइनल कर रहा था जब किताब के लिए, तो उसको 3 चैप्टर्स में डिवाइड कर दिया कैप ने, और क्वांटम बढ़ाया नहीं है, कम किया है, उनमें से भी चीजें माइनस कर दी। तो इस तरह के शुगल हैं। एक आध शुगल आपने और भी देखा था, एक बड़ा प्यारा सा चैप्टर, ठीक है, चैप्टर 5, और एक प्यारा सा चैप्टर आपके पास है जो कभी भी अचानक से जब हमें वो नजर आएगा पटारे से निकालेंगे उसको, एग्जीक्यूट कर देंगे। ठीक है जी। Mr. Samanat owned a motor car. He approached Mr. Chotu and offered to sell his motor car for 3 million. Mr. Mr. Samant told Mr. Chotu that motor car is running at the rate of 30 kilometers per liter of petrol. ओए होए, बड़ी कमाल मोटर कार है। उन्होंने मिस्टर छोटू को ये बताया, अंदाजा नहीं है, ये बताया कि ये मोटर कार 30 किलोमीटर पर लीटर। ठीक है जी। एक मुझे फीडबैक मिला कि माइक ऑन कर लिया जाए। मैंने कहा जब बच्चे कम है तो कॉलेज का खर्चा माइक का भी ना हो, सेल भी उनके महफूज रहे। थोड़े से बच्चे हैं तो आवाज ही पहुंच जाए, क्या करते हैं आप लोग। उनसे आगे कहूंगा देखें जी, बच्चे तो सुकून में आ गए, नीचे किसी छोटे कमरे में हम शिफ्ट हो जाते हैं, ऊपर कोई आफ्टर रिजल्ट की कोई बड़ी क्लास डाल देते हैं, पोस्ट रिजल्ट में बिजनेस लॉ की क्लास शुरू करते हैं बड़े वाले कमरे में। मतलब जब आप कह रहे हैं कि कॉलेज नोटू कमाए, तो फिर कॉलेज तो नोटू कमाए, कम से कम कोई तो बेनिफिट उठाए। मुझे बेनिफिट नहीं हो रहा कि आप लोगों को फायदा नहीं है, आप लोग सीरियस नहीं है, आपको फायदा नहीं हो रहा क्योंकि आप खुद सीरियस नहीं है। बस ठीक है, आप जुल्म करते हैं, बहुत शदीद जुल्म करते हैं। बोथ द फ्यूल मीटर एंड स्पीड मीटर ऑफ द कार वर वर्किंग परफेक्टली। स्पीड मीटर भी काम करता है और फ्यूल मीटर भी काम करता है। Mr. Chotu agreed with the proposal of Mr. Samant and took delivery of the car by paying 3 million. 3 million दिए और गाड़ी लेके चला गया। After 10 days, Mr. Chotu came back with the car and stated that the claim made by Mr. Samant regarding fuel efficiency was not correct and therefore there was a case of misrepresentation. उसने कहा जी ये misrepresentation हुई है। Referring the provisions, decide and write whether Mr. Chotu can rescind the contract in the above grounds. उसने कहा ये गाड़ी ले जाओ, 30 किलोमीटर पर लीटर चलती है, और मजे की बात है कि फ्यूल मीटर और स्पीड मीटर दोनों सही काम भी कर रहे हैं। अब ये नहीं समझ आ रहा है कि उसने धोखा दिया है या मिसरिप्रेजेंट हुआ। सवाल में नियत नहीं है, ऐसे ही है, कहीं उन्होंने नियत नहीं बताई कि मिस्टर समंत ने हाइड किया ये फैक्ट और जान के, तो अब ये फ्रॉड भी हो सकता है, मिसरिप्रेजेंटेशन भी हो सकता है, लेकिन दोनों में से जो भी हो कॉन्ट्रैक्ट तो अवॉइडेबल हो जाएगा। अब उसने कहा कि ये 30 किलोमीटर पर लीटर निकालती है और स्पीड मीटर भी काम कर रहा है और फ्यूल मीटर भी काम कर रहा है, और एक बंदा गाड़ी खरीदने आया हुआ है। तो क्या इस वक्त मिस्टर छोटू
थोड़ी सी जिद्दोजहद, थोड़ी सी अकल लगा के क्या ये चेक नहीं कर सकता था इसकी फ्यूल के बारे में या कुछ और इस तरह से, जबकि वो मीटर वगैरह भी सही काम कर रहे हैं। अब चलेगी तो पता लगेगा। वो ये भी कर सकता था कि क्या अच्छा चलें ठीक है जी, एक हफ्ते का मैं ट्रायल लेता हूँ, आपके पास पैसे रखे हुए हैं, लेकिन अगर इस दौरान मुझे लगा कि ये मीटर सही नहीं है, भाई 30 किलोमीटर अगर 1 लीटर में चल रही है तो इस चीज को वेरीफाई करने के लिए तो लाहौर जैसे शहर में एक दिन भी बहुत है। बड़ी आसान सी कैलकुलेशन है। अच्छा, कुछ गाड़ियों में तो वैसे ही ये वर्किंग आ रही होती है, लेकिन इस वक्त ये बहुत गहराई में नहीं जाते कि गाड़ी के अंदर ये वाली रीडिंग आ रही है या नहीं आ रही। अक्सर गाड़ियां जो है उनके जो डिजिटल मीटर है वो आपको पर लीटर एवरेज भी निकाल के बता रहे होते हैं। चलो हम उतनी गहराई में नहीं उतरते कि हमें कितना पता है। अब सवाल दो तरफ जा सकता है, ये एमलॉग की ये जो बिजनेस लॉ है इसकी खूबसूरती है। आप चाहें तो कहें कि जी यहाँ पे चूंकि धोखा हुआ है और यहाँ पे मिस्टर समंत ने, हालांकि वो गाड़ी के खुद यूजर थे, उनके पास गाड़ी पड़ी हुई थी, उन्होंने जो बताया है तो ये फैक्ट बताया है, तो ये फैक्ट उन्होंने जान के गलत बताया। या तो इसको फ्रॉड की तरफ ले जाए और अवॉइडेबल की तरफ ले जाए, या कहीं यहाँ मिसरिप्रेजेंटेशन हुई है और यहाँ पे जो ट्रुथ है वो ऑर्डिनरी डिलीजेंस से पता कराया जा सकता था। अगेन कई दफा आप एक्सपेक्ट करता है कि आपकी जनरल नॉलेज बहुत बेहतर है। 30 किलोमीटर पर लीटर बहुत तूफानी एवरेज है। असल में आप लोगों को बाइक की आदत है, वो 50-60 किलोमीटर निकाल लेती है 1 लीटर में, डिपेंड करता है अगर वो अच्छा उसका इंजन वगैरह है। अदरवाइज गाड़ी में अगर कोई कहे कि मेरी गाड़ी 18 किलोमीटर चलती है 1 लीटर में, तो वो बहुत ही तूफानी बात कर रहा है, बहुत जबरदस्त बात कर रहा है। और अगर कम मोटर की कम पावर वाली ऐसी गाड़ी भी हो तो कोई बहुत शानदार एवरेज अगर बता देगा ना, नियर टू इम्पॉसिबल, तो वो कह देगा 22 किलोमीटर चल रही है। तो ये 30 किलोमीटर पर लीटर जरा अजीब सा है, लेकिन कंसिडरिंग कि आप लोग अभी वो वाले यूजर नहीं है जिसको ये वाली बात एक कॉमन सेंस नजर आए, जब आप गाड़ी के यूजर हो तो आपके ये ऐसे ही है जैसे एक बंदा कहे ये बाइक है ये ले जाओ, ये 500 किलोमीटर चलेगी 1 लीटर में। तो जिस तरह से आपको अचानक से शक हुआ है ना, तो इस तरह से ये 30 वाला जुमला भी थोड़ा सा मशकूक था, लेकिन उनको समझ आ रही थी जो गाड़ी के यूजर्स हैं, और सारे लोग गाड़ी के यूजर नहीं होते, तो इसलिए हम इस चीज को इग्नोर कर देते हैं कि आपको कॉमन सेंस क्या बताती। आप ये कहें कि अगर ये मिसरिप्रेजेंटेशन है और ये खुद से ढूंढ सकता था हकीकत आसानी से, तो फिर ये रिस्क नहीं कर सकता। सवाल ने खूबसूरत बात ये नहीं पूछा कि वॉइडेबल है या नहीं, उसने कहा बताओ क्या ये कैंसिल कर सकता है या नहीं। आपको थोड़ा सा हिंट भी दे दिया कि अच्छा कैंसिल ना कर सकने की वो जो 2 एक्सेप्शंस हैं, कौन सी, पार्टी गिव कंसेंट इन इग्नोरेंस, और दूसरा ऑर्डिनरी डिलीजेंस से वो हकीकत तक पहुंच सकता था। तो अब अगेन इस सवाल के कई जवाब हो सकते हैं, किसी ने फ्रॉड करके आंसर किया हो, किसी ने मिसरिप्रेजेंटेशन करके आंसर किया हो, और किसी ने हकीकत ना जानने की वजह से एक्सेप्शन में ले गया हो। तीनों सही है अगर आपने कानून बताया, अगर आपने कानून बताया, सिचुएशन डिस्कस करके इन पे कंक्लूजन दिया है, तो जिसने कहा फ्रॉड है उसको भी हम मान लेंगे अगर उसने साबित कर दिया, किसी ने कहा मिसरिप्रेजेंटेशन तो उसको भी मान लेंगे, और किसी ने अगर ये एक्सेप्शन दे दी तो वो तो हमारे लिए सबसे ज्यादा करीब तर हो जाएगा अपनी अकलमंदी में। डन। अगेन आधे लोग तो एम ही सर हिला रहे हैं कि सर को लगे कि मैंने भी टेस्ट दिया हुआ था। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। असल में सवाल काफी खामोश है। सवाल ने ना हमें ज्यादा हिंट नहीं दिया कि समंत को पता था या नहीं पता था, या अगर ये कह देते ना समंत को लगता था कि ऐसा होता होगा और उसने इसलिए स्टेटमेंट दे दी, तो हम कह देते ये अनवारंटेड स्टेटमेंट है। अगर सवाल कह देता कि समंत को पता था कि नहीं चलती लेकिन जान के बोला, तो हम कह देते ये फ्रॉड है, ये फॉल्स असर्शन है। तो अगेन ये सवाल खामोश था, इसीलिए इसके 2-3 आंसर निकल रहे हैं। तो पेपर में ऐसा हो सकता है कि सवाल में ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, तो या तो आप कहें इट इज एज्यूम्ड कि उसको पता था, उस तरफ ले जाएं। इट इज एज्यूम्ड कि उसका अंदाजा था, मिसरिप्रेजेंटेशन की तरफ ले जाएं। इट इज एज्यूम्ड कि उसने जो मिसरिप्रेजेंटेशन की है ये ऑर्डिनरी तरीके से ये चीज पता कर सकता था, क्योंकि सवाल ने एक हिंट दिया है कि गाड़ी का स्पीडोमीटर, फ्यूल मीटर ये बड़े अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। यानी वो बताना चाह रहे हैं कि थोड़ा आसानी से थोड़ा सा जज किया जा सकता है। ठीक है जी, जरूरी नहीं है। जब आप कह देते हैं ना मिसरिप्रेजेंटेशन, तो जरूरी नहीं कि आप इन 3 में से किसी एक कैटेगरी में लाजमी उसको शामिल करें। यानी वहां एग्जामिनर को मत डिटेल में बताएं कि ये कौन सी वाली मिसरिप्रेजेंटेशन हुई, अपने आप को मत फंसाएं।
कहते मिसरिप्रेजेंटेशन हुई है। वो डेफिनेशन के अंदर उन्होंने कहा कि 3 तरह से हो सकती है, बट आपसे एग्जामिनर पेपर में ये नहीं पूछ रहा होता बताओ मिसरिप्रेजेंटेशन की कौन सी किस्म है, अगर वो खास तौर पे नाम लेके कौन सी किस्म है फिर बताना है, वरना मिसरिप्रेजेंटेशन कह दिया काफी है। ये ऐसे ही जैसे हमने कह दिया फ्रॉड हुआ है, अब उन 5 में से कौन सा वाला है, ज्यादा डिटेल में उतरने की जरूरत नहीं है। सर दोनों लिख दें कि अगर मिसरिप्रेजेंटेशन है तो ये होगा, अगर फ्रॉड है तो ये होगा। ये भी बड़ी अच्छी बात की हसन भाई ने। उन्होंने कहा जी अगर दोनों लिख दें, बिल्कुल आप ऐसा कर सकते हैं कि आप दोनों लिख दें और कह दें कि अगर ये मिसरिप्रेजेंटेशन है तो मेरा ये जवाब है, फ्रॉड है तो मजे की बात है मिसरिप्रेजेंटेशन और फ्रॉड के आफ्टर इफेक्ट तकरीबन सेम, दोनों में कॉन्ट्रैक्ट वर्डेबल हो जाता है, दोनों में आप कैंसिल कर सकते हैं, दोनों में रिस्काइंड ना करने की 2 एक्सेप्शन और दोनों में तकरीबन सेम। एक जगह साइलेंस का हल्का सा जिक्र है और दूसरी जगह बस साइलेंस का जिक्र नहीं है जी। नहीं उसने कहा मिस्टर समंत ने वो उसने क्या कहते हैं छोटू ने ये क्लेम किया कि मिसरिप्रेजेंटेशन हुई थी, उसने गाड़ी वापस करके कहा ये मिसरिप्रेजेंटेशन का मामला है। हाँ यानी कि ये उसकी स्टेटमेंट कोट हुई है छोटू की। तो सवाल ने क्लैरिटी से हमें नहीं बताया, तो जब सवाल थोड़ा सा आपको हवा में छोड़ दे तो आपने भी 2-3 तरह से उसको सोचना है, और या तो अजम्पशन ले लें या दोनों तीनों तरीके से आंसर बता दें। तो ये एक छोटा सा बट मजेदार सवाल था। अगर उसको भी नहीं पता, मिस्टर समंत को भी नहीं पता कि जी अगर दोनों ही पार्टीज को ना पता हो तो फिर हम कह देंगे कि जी ये मिस्टेक दोनों तरफ से हुई है। तो सवाल जब तक आपको वाज़ेह हिंट ना दे कि दोनों को गलती लगी है तब तक इतनी बड़ी अजम्पशन, देखिए इस वक्त तो हम मिस्टर समंत भी गलती पे यानी बड़ा सोच रहे हैं पता नहीं कहें या ना कहें, तो ये इतनी बड़ी अजम्पशन ले लेना कि दोनों ही गलती पे हैं, ये इतना आसान नहीं है। जब तक सवाल आपको बहुत ज्यादा इशारा ना देते हमने ये वाला काम नहीं करना। ले जी इमरान टेक्निकल मैनेजर है। सर ऑनलाइन टेस्ट देने का प्रोसीजर क्या है? ठीक है जी अभी थोड़ी देर तक आपको एडमिन की तरफ से मैसेज पे रिप्लाई आ जाएगा। Imran was a technical manager in Diamond Metals. Imran robbed 2.5 million which was invoiced to a customer and directly credited to Imran bank account. वो 25 लाख रुपए लेके उड़ गया। DM instituted the legal proceeding against him and the legal advisor informed him that court may charge the penalty of 5 million to him. उन्होंने कहा जी तुम 2.5 मिलियन लेके गए हो, तुम्हें 5 मिलियन का हम जुर्माना करवा सकते हैं। Imran agreed to return this amount and DM agreed to withdraw the proceeding against him. उसने कहा जी तुम अमाउंट रिटर्न कर दो, हम जो है मतलब उसने कहा सर मैं अमाउंट अगर वापस कर दूं क्या आप केस वापस ले लेंगे? इमरान फुलफिल्ड हिज पार्ट ऑफ प्रॉमिस, उसने अपना प्रॉमिस अदा कर दिया। क्वेश्चन तो नहीं हो रही, उसने डराया है उसे, देखो हम तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अब यहाँ पे जो है वो ये भाई अभी गायब है, नहीं तो उनकी मौजूदगी में मैं कहता ये सवाल 2 जगह से आंसर हो सकता है, इसी वजह से आपने शोर नहीं मचाया, एक क्वेश्चन से और एक उस एरिया से जो हमने फ्राइडे को पढ़ना था। तो चूंकि हमने फ्राइडे को नहीं पढ़ा तो आपने ये कहना था कि भाई यहाँ पे क्वेश्चन नहीं हो रहा, तो सवाल क्या था बताएं, क्या वो प्रोसीडिंग विड्रॉ करेगा? ज्यादा हम कहते थे कि जो भी हो गया अब उसको रिवर्स कर दिया जाए, अगर क्वेश्चन हो गया जी मेरे साथ क्वेश्चन हुआ है, इस क्वेश्चन इसको खत्म किया जाए, तो यहाँ आपने क्या जवाब दिया इसका? इसी में तो कंफ्यूजन थी। ठीक है, एक भाई ने कहा चूंकि फ्रॉड हुआ और एक बंदा मुजरिम है तो ऐसे में अगर उस मुजरिम के खिलाफ कार्रवाई हो रही है तो ये सही है। अब अगर वो प्रॉमिस करता है कि मैं पैसे वापस कर दूं तो भी दूसरे बंदे का ये स्टिल हक है कि वो उसको अदालती कार्रवाई से रिकवर कर ले, तो इसका हम जनरल नॉलेज से आंसर कर सकते थे जी। अगर तो आपने पहले से थोड़ा सा पढ़ा हुआ है तो फिर बाकियों के लिए जरा भी मुश्किल है। वॉइड क्यों हुआ है? देखिए अब बात यह है कि मुजरिम को सजा तो मिलनी चाहिए ना, याद है हमने कहा था एग्रीमेंट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, शायद आपको याद हो मैंने एक एग्जांपल दी थी कि किसी मुजरिम की सजा अगर माफ करवा दी जाए या कम करवा दी जाए तो अगेन ये उस तरफ से भी आंसर हो सकता था। क्लियर? तो यहाँ पे जो हुआ है वो क्वेश्चन नहीं था, एक बंदे ने अपना हक मांगा था कि तुमने पैसे चोरी किए हैं और दूसरे ने वादा किया, पैसे दे दिए क्या?
कहाँ? फुलफिल्ड इज पार्ट ऑफ प्रॉमिस। अब उसने पैसे दे दिए और अब वो जो केस है उसने कहा वापस ले लो, वो वापस नहीं ले रहा। अगर वो वापस नहीं भी ले रहा तो क्या होगा? अदालत में अदालत कहेगी ये क्या हुआ, किस तरह से हुआ। लेकिन एक प्रॉब्लम है, चोरी हुई है 2.5 मिलियन की और अमाउंट है 5 मिलियन की, तो इसके ऊपर है कि क्या वो 5 मिलियन ले सकते हैं या नहीं ले सकता। उसने वापस कितने किए? 2.5 मिलियन वापस किए होंगे। और पेनल्टी जो है उसने डराया था कि तुम्हें पेनल्टी पड़ सकती है, इसका मतलब ये पेनल्टी पड़ी नहीं है। तो अदालत को जब पता लगेगा कि बंदा पैसे वापस कर गया है तो अदालत जो है वो हल्की फुल्की सजा तो बहरहाल शायद दे देगी कि भाई फ्रॉड हुआ है। लेकिन अगेन वो सवाल ये नहीं है कि अदालत में केस चलेगा नहीं, सवाल ये है कि क्या वो बंदा अदालत से केस वापस करने पे बाउंड है या नहीं। अगर रिटर्न एग्रीमेंट कर लिया, चलें आज एक रूल सुनते जाए। कहीं पे भी किसी भी जगह एक बंदा दूसरे के साथ अगर ये एग्री करे कि तुम हम में से जिसने भी कोई गड़बड़ की हम अदालत नहीं जाएंगे, ये वर्ड एब इशू है। ये अपोज टू पब्लिक पॉलिसी भी एक तरह से, यानी कि अगर एक बंदा अगर कहीं पे भी ये मामला हो कि जो मर्जी हो जाए अदालत से जाके हम हक नहीं लेंगे, याद है अदालत तो लाजमी आएगी। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता ही वो है विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ। तो अगर एक शख्स का ये राइट ही खत्म कर दिया जाए कि तुम अदालत नहीं जा सकते, तो वो कॉन्ट्रैक्ट ही वैलिड नहीं रहेगा। जी तो वहां से उसका रिलेशनशिप भी खराब हो रहा है, तो यहाँ पे डैमेजेस की फॉर्म में तो और ज्यादा पैसे ले सकते हैं ना। जी बिल्कुल। अब अगेन देखें इस सिनेरियो में मल्टीपल तरह से जवाब निकल सकते थे। ये अगेन वही बात है कि ये कॉमन सेंस पे चला गया, इसके पीछे जो रूल है वो रूल वही वाला है जो अभी हमने नहीं पढ़ा था। तभी तो मैं आपसे कह रहा था कि आपको हैरत नहीं हुई कि कोई सवाल अजीब सा है, क्योंकि मैंने उस टाइम पे भी राब्ता करके इनसे पूछा कि क्या कोई बहुत अजीब सा सवाल तो नहीं लोगों को लगा। तो उन्होंने कहा सर बच्चे तो कर रहे हैं, क्योंकि अगेन टेस्ट मैंने पहले से बनाया हुआ था। हाँ तो अगेन क्वेश्चन नंबर 2 में आपने जो भी जवाब दे दिया कॉमन सेंस से। अब इसमें हमारी जजमेंट इन्वॉल्व होगी कि जी ये आपने जो कॉमन सेंस यूज की है वो कितनी को कॉमन है। अल्लाह खैर करे। जी कहां से बात आ रही है? अच्छा ठीक है ठीक है। इमरान ने अगर प्रॉमिस फुलफिल किया है तो ठीक है। इन्होंने कहा जी अखलाकी बात यह है कि अगर उसने वादा पूरा कर दिया है तो दूसरे बंदे को भी वादा पूरा कर लेना चाहिए। और हो सकता है इमरान ने कहां गया, इमरान ने किया था ना, इमरान ने रिटर्न किया और दूसरा बंदा कौन है? डीएम, मतलब वो कॉर्पोरेट पर्सन है। डीएम ने एक वादा किया कि तुम पैसे दे दो हम केस वापस ले लेंगे, और डीएम ने फिर वो वादा पूरा नहीं किया। ऐसे ही है कि ये एम्प्टी प्रॉमिस नहीं है? एक प्रॉमिस इस इरादे से कि वो पूरा ना किया जाए। देखिए उसने वादा किया तुम पैसे दे दो तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे, और उसने पैसे दे भी दिए और इसने वादा पूरा नहीं किया। तो अब आपका अगर दिल चाहे तो आप इसको फ्रॉड की तरफ ले जाके कह सकते हैं कि चूंकि यहाँ एम्प्टी प्रॉमिस है तो हुआ जिसने पैसे दे दिए उसके साथ फ्रॉड हुआ है, वो उसके पास ऑप्शन है कि वो कहे कि जी मैंने तो अपना हिस्सा अदा कर दिया है जो हमारा वादा था, तो दूसरे बंदे ने मेरे साथ झूठा वादा किया है, पता लगे वो उस पर केस कर दे। क्या ये लीगल है या इलीगल? जी एक भाई ने कहा क्या ये इस वक्त जो सब कुछ हो रहा है वो लीगल है या इलीगल है, ये हमें पता लगेगा आज जब हम वो वाली बातें पढ़ेंगे जो हमने फ्राइडे को पढ़नी थी इंशाल्लाह बशर्ते सेहत जिंदगी। जी देखिए उसने चोरी की और डीएम ने कहा भाई पैसे वापस कर दो नहीं तो हम तुम्हें अदालत में ले जाएंगे, उसने पैसे वापस कर दिए। हाँ अब सवाल ये है कि क्या वो केस विड्रॉ करे या ना करे, इसी पे बहस हो रही है, इसी के ऊपर हमारे पास मुत्तफरिक जवाब आ रहे हैं। मैंने कहा ये 2 जो है ना ये थोड़ा सा ओपन सवाल हो गया, इसमें हर किसी का अलग अलग जवाब हो सकता है। और मजे की बात है जब टेस्ट डिस्कस होता है ना तो बहुत सारे वो लोग भी बीच में आ जाते हैं जो टेस्ट वाले दिन तो थे नहीं, वो अचानक से टेस्ट का सवाल देखते हैं और वो जो टेस्ट वाले दिन आधे घंटे सोचना था उस पे, उसके बजाय 2 मिनट सोचते हैं
और उसके बाद परेशान होते हैं। तो इसी में तो दिमाग का इस्तेमाल करना था हम सब ने जी। इसमें क्या हम एक से ज्यादा assumption ले सकते हैं? भाई ने पूछा। अगर सवाल आपको बहुत ही फंसा चुका है, हवा में, एक ऑप्शन है कि मैं छोड़ के भाग जाऊं, दूसरी ऑप्शन ये है कि मैं एक दो assumption लूं कि अगर ऐसे हो और ऐसे हो तो मेरा ये जवाब है, और कानून बता दूं, तो शायद पूरे नंबर तो नहीं मिलेंगे लेकिन हम आधे नंबर तक पहुंच जरूर सकते हैं। तो छोड़ देने से बेहतर है आपको जो करीब करीब का कानून अप्लाई होता लग रहा है ना, एक आध assumption लें और उसके साथ जोड़ दें। तो ऐसा भी हो सकता है उस सवाल में जहां हमें नहीं पता लग रहा। तो ये आज हम ये वाली बात बीच में इंशाल्लाह ताला कर रहे होंगे। क्वेश्चन 3, शरीफ आदमी, innocently in good faith, चल चालाक आदमी that his TV set is made in Japan। एक शरीफ आदमी ने बहुत ही मासूमियत में, गुड फेथ में, चालाक आदमी को बता दिया कि टीवी मेड इन जापान है। शरीफ आदमी देयर अपॉन बाइज है, चालाक, ये एरर है, ये तो आपको खैर समझ आ गया होगा, ठीक है, ये तो एरर हो गया। तो चालाक आदमी देयर अपॉन बाइज द टीवी सेट, however it comes out to be a China made। In context of Contract Act, explain whether it is misrepresentation or fraud and how would it be dealt। फ्रॉड है या मिसरिप्रेजेंटेशन? मिसरिप्रेजेंटेशन है। उन्होंने बहुत ही प्यारा सा लफ्ज इस्तेमाल किया, इनोसेंट, और फिर उसके बाद कह दिया गुड फेथ। नियत भी साफ है, बंदा भी मासूम है और नाम भी शरीफ है। तो शरीफ आदमी ने मासूमियत में ना चाहते हुए नेक नियति से दूसरे को कहा कि ये टीवी जापान का बना हुआ है, जबकि टीवी बाद में चाइना का निकला है। तो ये मिसरिप्रेजेंटेशन है। मिसरिप्रेजेंटेशन के केस में कॉन्ट्रैक्ट वर्डेबल हो जाएगा और दूसरी पार्टी को कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने का इख्तियार मिल जाएगा। सवाल के नंबर है 4। एक दो और नंबर ज्यादा होते तो आप एक्स्ट्रा वैरायटी भी कराते। आप कहते हैं यहाँ चूंकि चालाक आदमी एक चालाक आदमी है, और अगर वो थोड़ी सी भी कॉमन सेंस इस्तेमाल करके ढूंढ सकता कि ये चाइना का है जापान का, तो फिर कॉन्ट्रैक्ट वर्डेबल नहीं है। लेकिन इतनी गहराई में हमें ज्यादा उतरने की जरूरत नहीं है, 4 नंबर के लिए जितना है इतना भी काफी है। ये भी तो हो सकता है उसका कंसर्न ना हो कि ये चाइना के या जापान, ये भी हो सकता है, एक भाई ने का हो सकता है उसका ये कंसर्न ही ना हो कि चाइना का है और जापान का। और यहाँ पे ऐसा भी नहीं है कि उसने बहुत ही एक्साइटेड होकर इस बात पे कहा अरे जापान का, ये आई लव जापान, तो ऐसा भी नहीं हुआ। तो यहाँ पे एक भाई ने कहा कि हम ये भी अजम्पशन ले सकते हैं कि हो सकता है यहाँ पे उसने फ्रॉड किया और उसने फ्रॉड पे की नहीं किया, इसको कंसर्न ही नहीं था उसके टीवी के जापान से होने से या चाइना के होने से। अगर बाद में वो चाइना का निकल आया, सवाल ने हमें ये भी नहीं कहा कि वो रोता हुआ इसके पास आया और उसने कहा ये तो चाइना का निकल आया, उन्होंने कहा बाद में वो चाइना का निकल आया। तो ऐसे सवाल जो ज्यादा खामोश रहते हो और थोड़ा थोड़ा बोलते हो, तो वहां बर्डन ऑफ प्रूफ आपके ऊपर आ जाएगा। जो सवाल थोड़ा थोड़ा बोलता हो और ज्यादातर खामोश रहता हो, फिर ज्यादा बोलने का आपके पास हक आ गया कि आप कहें कि अगर ऐसा हो तो ये जवाब है, वैसा हो, तो इस तरह के सवाल में एक से ज्यादा जवाब हो सकते हैं। और आई के अपने मुझे याद है एक दफा एक सोल्यूशन ऐसा था जिसमें उन्होंने 5 अल्टरनेट जहन में रखे हुए थे कि बच्चे इसके में 5 में से कोई भी एक आंसर कर सकते हैं। फिर जो आपको सोल्यूशन वेबसाइट पे मिलता है वो सजेस्टेड सोल्यूशन होता है, वो उनमें से कोई एक सोल्यूशन होता है और वो कह देते हैं कि एक से ज्यादा जवाब भी हो सकते हैं, लेकिन कंफ्यूज करने से बचाने के लिए वो 4-5 जवाब नहीं वहां पे बताते। बट एग्जामिनेशन का सिस्टम वो 4-5 जवाब एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि आप इनमें से कहीं पे भी जवाब दे देंगे, हम उसको ओके कर देंगे। और हम तो हजारों जवाब एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं बच्चों की वर्सटैलिटी को देख के, लेकिन शायद आहिस्ता आहिस्ता एक टाइम आए कि बच्चे उतने टेस्ट देने आए कि जिससे ज्यादा जवाब बनते हो, तो हो सकता है हमारे पास नंबर ऑफ बच्चे कम हो और मुनफरद जवाब। तो अगेन ये फ्रॉड यानी ये मिसरिप्रेजेंटेशन की तरफ जा रहा है मामला। और अगली डिबेट चाहें तो इसमें कर सकते हैं कि जी अगर वो आसानी से वेरीफाई कर सकता था तो रिस्क काइंड नहीं होगा, अदरवाइज रिस्क काइंड। वो भाई कुछ कहना चाहते हैं? हाँ ये वाली बात, ये भाई assumption का नोट देने की इम्पोर्टेंस जिससे वो फाइंड ही कर सकता था कि कौन सी कंपनी। बड़ी खूबसूरत बात है। उन्होंने कहा जी एक अजम्पशन दे दें कि इट इज एज्यूम्ड कि वो उस टाइम पे ऑर्डिनरी डिलीजेंस से ये मालूम नहीं कर सकता था कि कौन सी कंपनी जी। अजम्पशन आप सबसे एंड पे भी लिख सकते हैं, सबसे स्टार्ट पे भी लिख सकते हैं, क्योंकि वो पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नहीं होता, लेकिन वो पार्ट ऑफ द अंडरस्टैंडिंग जरूर होता है। आप एग्जामिनर को हिंट दे रहे होते हैं कि देखो मैं गलत आदमी नहीं हूं, मैं पहुंचा हूं लेकिन मैं अपनी एक सड़क पे चल रहा हूं, मतलब मैंने एक अलग दिशा निकाल ली है। डन। तो क्वेश्चन 2 1 से लेके 3 तक क्वेश्चन 2 ऐसा था जिसके अंदर
जो बिल्कुल सही जवाब था वो उस एरिया से होता जो हमने पढ़ना था, लेकिन इसके अलावा कई जवाब हम लोगों ने डिस्कस किए। एमसीक्यू में मैं आपको बता देता हूं कि कौन सा एमसीक्यू आप लोगों के लिए नहीं था। 3 वाला गलत होता अगर आपने कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट ना पढ़े होते, तो आपने कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट तो पढ़ा हुआ था। ठीक है, तो बेसिकली आपका 9 और शायद बस 9 ही, तो बचा हो गया भाई। 9 के अंदर हमने ग्रेस नंबर दे दिया, और क्वेश्चन 2 में आपने आज क्लास एंड होने के बाद ना क्वेश्चन 2 के ऊपर हमने बड़ी थोरो डिस्कशन की, आप गैर मौजूद थे, वो आपने सुनी है? अच्छा, आपके कान तो काम कर रहे थे, ठीक है, तो वो मतलब नीचे थे लेकिन मोबाइल पे साथ साथ जो है वो क्लास से कनेक्टेड थे। वो जो 2 पे सारी डिबेट हुई है उसमें आपने जरा दिल बड़ा रखना है, क्योंकि थोड़ा सा हमारी तरफ से भी मसला था, लेकिन बच्चों को क्रिएटिविटी दिखाने का मौका जरूर मिल गया। तो खैर ये था एक क्यूट सा टेस्ट। एमसीक्यू में तो आपको पता है सीधा सीधा जवाब होता है, और आपको मैंने बताया था कि अगर आपने वो जवाब दिया है और उसके बाद आप फिर भी कंफ्यूज हैं और ग्रुप में डिस्कशन के बाद भी कंफ्यूज हैं, तो फिर उसके ऊपर आपने मुझे कहना है सर ये सवाल मैंने डिस्कस किया है और ग्रुप में हर बच्चा अपनी ही एक अलग वैरायटी करा रहा है, तब आप बताएं इसमें क्या होना चाहिए। आप लोग ग्रुप में डिस्कशन करते हैं, मैं ग्रुप से भागा हुआ हूं। मैं कह रहा हूँ जब फिजिकल क्लास सामने है और वो सारा ठीक है, और ऑनलाइन जो लाइव यूजर्स है वो भी साथ है, अब जो लाइव नहीं आ रहा कम से कम इसी बहाने लाइव आ जाए कि चलो लाइव में कम से कम सर हमारी चीजें देख रहे होते हैं। जी सर 3, 7 और 9 डिस्कस करते हैं। मैंने अभी यही बताया कि 9 जो है वो सही नहीं था, 3, 7 हो सकते थे वेजरिंग की नॉलेज की बेस पे। सर चक्री वाले सवाल थे, ठीक है, मतलब वो चक्कर का कह रहे होंगे या शायद उन्होंने चक्कर को मुन्नस कर दिया। एक बात बताएं, क्या अच्छी तरह से समझ आ गया है फ्री कंसेंट? 5 चीजों की वजह से फ्री कंसेंट खराब हो जाती है। 4 में वॉइडेबल होता है, 1 में void। और वॉइड भी तब होगा जब दोनों ही पार्टीज मिस्टेक। एक दफा मैं इसको जरा सामने ले आऊं। अब सवाल ये है कि यहाँ वाला या डेस्कटॉप वाला, डेस्कटॉप वाला आई गेस। हाँ 5 इधर है, 4 वहीं पे है, सही बात। हाँ वही बाहर में देख रहा हूँ। हमारी फाइलिंग सारी आगे पीछे हुई हुई है। अल्लाह भला करे आईकैब का, जिसने सब कुछ हला हलू के रख दिया। किधर है? बाहर नजर नहीं आ रहा मुझे। प्रेजेंटेशन फॉर्मेट ये पड़ा है, सही आप अंदर ले गए थे, ठीक है डील लॉग। तो फिर अब ये देखते हैं अच्छा 11-10 के जो अपडेटेड होगा ना ये ओह चैप्टर 4 शदीद है। जी जी अभी मैं उधर उधर ही आ रहा हूँ, उधर ही आ रहा हूँ। जी ऑनलाइन यूजर्स, स्क्रीन आवाज और कैमरा क्लियर है? डन। एक भाई ने पूछा सर बुक कब आएगी? 10 वर्किंग डेज में से आज 10वां वर्किंग डे आ गया। इसका मतलब है कल आप लोगों को बुक मिल जानी चाहिए सॉफ्ट फॉर्म में। फिजिकल फॉर्म में कॉलेज हवाले करेगा। अगेन
जब देखा तो उसकी फोटोकॉपी पे काफी खर्चा आ रहा था, तो इनको फिर मैंने ये कहा है कि हम उसको पब्लिश फॉर्म में दे देते हैं। तो पब्लिश फॉर्म में जो है वो आपको एक तो किताब फॉर्म में मिल जाएगी, ये इन कागजों से आपकी बचत हो जाएगी, और वो लंबे साइज की नहीं होगी, वो किताब वाले साइज की होगी। बट पब्लिश फॉर्म में तब मिले जब पब्लिश हो जाए, इससे मार्जिन। तो एक काम करूंगा मैं कि आप लोगों को अवेलेबल तो कल सॉफ्ट में कर दूंगा इंशाल्लाह ताला, और उसके बाद सॉफ्ट में अलग अलग हर चैप्टर के नोट्स अलग, सारे पास पेपर्स के सवाल, सारे एमसीक्यू, सारे सॉल्यूशन, वो इस तरह से करके वो इंशाल्लाह ताला आपको कल तक अवेलेबल कर देता हूं सॉफ्ट में। और प्रिंट अगर मेरी तरफ से उनको सही टाइम पे फाइल चली गई, जिसमें मैं 3-4 दिन मेरी वजह से ही डिले हुआ है उन तक पहुंचने में, तो मेरे ख्याल में वो वीकेंड तक शायद किताब प्रिंटेड फॉर्म में भी आ जाए। तो आप लोगों को तो वैसे ही हैंड आउट मिले हुए, हम तो अभी तक चल रहे हैं। अभी हैंड आउट में ये हमारा चैप्टर खत्म होना हैंड आउट में, फिर एक और चैप्टर 8 वो भी आपके पास मौजूद है। तो कहानी तो मजेदार है। तो इसका मतलब है कि किताब आपको पहुंचने में अगर टाइम लगेगा भी तो इतना मसला नहीं। और आप हैं वो ऑडिट वाले बच्चे जो है ना, जिनको कब की किताब उनको फिजिकल वालों को मिल गई, ऑनलाइन वालों को तो अभी वो भी डिस्पैच हो रही है साथ साथ। तो ये ऑनलाइन वाले दूर होते हैं तो इसमें कुछ और प्रॉब्लम्स भी आते हैं। बच्चे अपना एड्रेस गलत बताते हैं अक्सर, कि कॉलेज वाले रिजल्ट ना भेज दें। वो फिर किताब जब वहां जाती है तो वो किताब डाकिया बेचारा लेके घूमता ही रहता है, उसके बाद वो वापस आ जाती है। आपको याद होगा हम लोगों ने डिस्कशन की थी मिस्टेक, सिर्फ 2 ही कानून है याद रखने वाले। कानून नंबर 1, 2 साइडेड मिस्टेक हमेशा अवॉइड होगी, और दूसरा कानून, अगर पाकिस्तान के लॉ में किसी को डाउट है तो इस डाउट को हम इग्नोर मारेंगे, हम कहेंगे नहीं भाई ये आपको लॉ पता होना चाहिए था। सिर्फ इतनी सी बात है, इसके अलावा और कोई बात नहीं। बाकी ये कहानी है, ये खिचड़ी इसलिए लंबी चौड़ी बनाई है ताकि आपको कहीं से भी घूमी भी कोई भी सिचुएशन आ जाए, फौरन से इस मैप की मदद से उसे पकड़ लें। हमने कहा था मिस्टेक लॉ की भी हो सकती है और फैक्ट की भी हो सकती है। किसी को लॉ में भी कंफ्यूजन हो सकती है और किसी हकीकत में भी। लॉ में कंफ्यूजन में पाकिस्तान को अलग कर दिया और फॉरेन लॉ की कंफ्यूजन को वहीं पे ले गए मिस्टेक ऑफ फैक्ट की तरफ। तो इसका मतलब है कि मिस्टेक जो है वो पाकिस्तानी लॉ में हमने क्या कहा था, इग्नोरेंस ऑफ लॉ एक्सक्यूज नहीं है। तो जो फाइन पेनल्टी वगैरह पढ़ना होगा पड़ेगा, आप ये नहीं कहेंगे भाई ये तो वर्ड है खत्म करो, हो मजाक हो गया, ये तो पता ही नहीं लगा हमें। तो इग्नोरेंस ऑफ लॉ एक्सक्यूज नहीं है। तो अगर मिस्टेक वन साइडेड हो या टू साइडेड हो, और हो कानून की, और कानून भी कौन सा, पाकिस्तान का, तो वो इसको खुद ब खुद वॉइड नहीं कर देगा। एक ये रूल ध्यान में रखने वाला है। फिर जब मिस्टेक ऑफ फैक्ट का मतलब एक बंदे ने दूसरे को हकीकत बताई, उस हकीकत में मिस्टेक हुई, तो हम देखेंगे कि ये एक बंदे से गलती लगी है, दोनों से गलती लगी है। अगर तो दोनों को गलती लगी है, वॉइड हो जाएगा। नोट्स में आपने देखा होगा, मैंने ट्यूटर नोट में एग्जिस्टेंस और फलाना, अच्छा उसके साथ कुछ वो नंबर्स भी दिए हुए सेंटेंस के एंड पे। ये नंबर अभी आपको नहीं समझ आएंगे, असल में जब किताब आपके पास आएगी तो मैंने क्या किया है, रादर देन कि जैसे आईकेप की किताब करती है, इतनी सी बात बताई, नीचे 3 एग्जांपल देती, फिर बात बताई एग्जांपल, तो बंदा ढूंढता ही रहता है कि याद क्या करने और किसको इग्नोर करना है। तो मैंने एग्जांपल सारी एंड पे शिफ्ट कर दी और नंबर्स के साथ रिलेट कर दी। जब आपके पास किताब पूरी होगी तो किताब में आपके पास 150 से ऊपर एग्जांपल्स एंड ऑफ बुक पे दी हुई होंगी, और वो इन्हीं नंबर्स के साथ क्रॉस रिलेट हो रही होगी। यानी कि अगर आप पहले सेंटेंस के एंड पे जो नंबर दिया हुआ है, इसको एंड पे जाके देखेंगे तो उस नंबर के आगे उस एरिया की एग्जांपल दी होगी, तो इससे एग्जांपल्स भी किताब में आ जाएंगी और आपके नोट्स के पोर्शन को डिस्टर्ब भी नहीं करेंगे। डन। तो ये चंद एग्जांपल्स हैं, क्वांटिटी, क्वालिटी, एग्जिस्टेंस, इनके ऊपर अगर दोनों पार्टीज को मिस्टेक लगी है तो बस ये उस वक्त वॉइड होगा। अच्छा, अगर एक को मिस्टेक लगी है तो नॉर्मल रूल है कि वो वैलिड है। अगर एक को मिस्टेक अपनी बोंगी की वजह से, अपनी गलतफहमी की वजह से लगी है, दूसरे ने कोई कसूर नहीं किया, तो वैलिड है। लेकिन अगर दूसरे ने फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंट किया था और इस वजह से इसको गलती लगी, तो फिर ये मिस्टेक के अंदर काउंट नहीं होगा, ये फिर फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन में वॉइडेबल और वो वाली तरफ चला जाएगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि मिस्टेक को लेके ना आपने 2 या चले ज्यादा दिल करता है तो 3 कानून याद रखने। पहला कानून, मिस्टेक ऑफ पाकिस्तानी लॉ एक्सक्यूज नहीं है, चाहे एक बंदे को गलती लगी है चाहे दोनों को गलती लगी है, वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड नहीं होगा। दूसरा रूल, किसी भी फैक्ट पे मिस्टेक अगर दोनों पार्टीज को हुई है तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा, अगर दोनों पार्टीज को हुई है। तीसरा रूल, किसी की ओपिनियन में गलती होना, अंदाजा दिया किसी ने और वो गलत निकला, ये मिस्टेक नहीं, ना ये फ्रॉड है। याद है हमने कहा था ये
फैक्ट अगर एक बंदा दूसरे को बताए और उसमें गड़बड़ हो, तो अगर एक इरोनियस ओपिनियन हो, इरोनियस ओपिनियन का मतलब है एक ऐसी ओपिनियन, एक ऐसा अंदाजा जिसमें एरर आ जाए, तो अंदाजे में एरर आना मिस्टेक या फ्रॉड नहीं कहलाएगा। अगर एक बंदा दूसरे को फैक्ट कह के बताए कि ये ऐसे है और उसमें एरर आ जाए, तो फिर वो काउंट होगा फ्रॉड या मिस्टेक के केस में। तो ये एक मैप हमने पढ़ा था और उसके साथ हमने इसकी अंग्रेजी देखी थी जिसमें छोटे छोटे से कुछ की पॉइंट्स लिखे हुए थे। मुझे बताइए कोई कंफ्यूजन? सामने के हाजरीन, मिस्टेक। जब से बच्चों को पता लगा कि आखिरी पॉइंट हम शादी का डिस्कस करने लगे थे और उसके बाद हमारी क्लास नहीं हुई, बच्चों का वीकेंड बड़ा बेचैनी में गुजरा। उन्होंने कहा सर ने जाते हुए कहा था कि अब हम शादी की कोई बात करने लगे हैं। जी, where both the parties to an agreement are under a mistake as to matter of fact, दोनों के दोनों किसी फैक्ट पे गलती पे हो तो फिर एग्रीमेंट हो जाएगा void। और बायलैटरल यानी कि टू साइडेड मिस्टेक की कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे दी हैं जी। void अब इशू है बेसिकली, क्योंकि मिस्टेक अभी कॉन्ट्रैक्ट बना नहीं है। तो कॉन्ट्रैक्ट बनने से पहले अगर हो तो void अब इशू होगी। कॉन्ट्रैक्ट बन जाने के बाद परफॉर्मेंस में कोई मिस्टेक लगे तो फिर वो बाद में void हो जाएगा। A mistaken opinion as to value of subject matter etc. would not be considered as a mistake of fact. Mistaken opinion जिसको किताब ने लिखा है erroneous opinion, ऐसी mistaken opinion जो है उसको mistake of fact नहीं कहेंगे। If one of the parties to contract is under a mistake as to matter of fact, contract is not voidable nor void। ना voidable होगा ना void। A contract is not voidable, a contract voidable नहीं होगा because it was caused by a mistake of any law enforceable in Pakistan। अगर पाकिस्तान में मौजूद किसी लॉ की वजह से मिस्टेक हुई है तो इसको हम voidable वगैरह नहीं कहेंगे। ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है और इसमें जो सजा मिलनी है मिलेगी। और ट्यूटर नोट में लिखा है, क्योंकि किताब ने ये जुमला नहीं लिखा था, बड़ा अहम जुमला है, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज, ये एक रूल है, ये कॉमन रूल होता है कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज। मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ का वही इफेक्ट है जो मिस्टेक ऑफ फैक्ट का है। तो ये जुमला पढ़े ना पढ़े बराबर ही है। A person to whom money has been paid or anything delivered by mistake must repay, और किसी के पास कोई गलती से चीज चली गई है तो वो वापस करना। डन। एक दर्जा आगे बढ़ाएं कहानी अगले दर्जे में दाखिल। Expressly declared void agreements, void agreements। अगर मैं void ab initio लिख दूं तो इसमें कोई मजाक नहीं है। क्यों? क्योंकि आगे क्या लिखा हुआ है? एग्रीमेंट। अगर कॉन्ट्रैक्ट होता तो फिर मैं ये नहीं लिख सकता था, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट तो बना ही था जब शुरू में सब सही था, बाद में मसला आ गया। तो एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड एग्रीमेंट्स, वो वॉइड एग्रीमेंट जो एक्सप्रेसली, एक भाई ने कहा सर मिस्टेक और मिसरिप्रेजेंटेशन मिलते जुलते लग रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है भाई। एक बंदे को गलती दो वजह से लग सकती है, या तो खुद गलती में आ गया या दूसरे की वजह से कंफ्यूज हो गया। तो अगर ये दूसरे की वजह से कंफ्यूज हो रहा है और उसने मिसरिप्रेजेंट या फ्रॉड की है तो फिर हम ले जाएंगे उसको फ्रॉड वाले यूनिट में, वॉइडेबल कह देंगे। और अगर अपनी ही बेवकूफी की वजह से गलती लगी है, दूसरे ने कोई कंफ्यूज नहीं किया था, तो ये वन साइडेड मिस्टेक है, इससे कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं होता, कॉन्ट्रैक्ट चलता रहेगा और जिसको गलती लगी थी अपनी बेवकूफी से वो भुगतेगा। एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड एग्रीमेंट, एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड। अभी तक हम बात कर रहे थे ना, यूं हो जाए और ऐसे हो जाए तो वॉइड होगा, ऐसे हो तो वैसे हो तो वॉइड हो जाएगा। उन्हें जी हम बताते हैं, इन्होंने एक लिस्ट दे दी, इन्होंने कहा ये वो एग्रीमेंट है जो एक्सप्रेसली हमने डिक्लेयर कर दिया कि वॉइड है। ये 8 एग्रीमेंट्स की लिस्ट होती है, लेकिन इनमें से 3 अलग अलग जगह पे और डिस्कस हो गए हैं। तो यहाँ पे हम लोग अब इसकी जो बात करेंगे वो हम 5 चीजों की लिस्ट की बात करेंगे। हमने कहा वो एग्रीमेंट जो एनफोर्सेबल बाय लॉ ना हो वो वॉइड होता है, और जो फ्रॉम द बिगिनिंग ही ना हो वो वॉइड अब इनिशियो होता है। ये सारी बातें आपको पहले से पता है। When agreement is void, अगर एक एग्रीमेंट void है, other agreement which is collateral to it, आहा, कौन बताएगा collateral क्या होता है? Connected। Other agreement which is connected to it is also void। अगर एक चीज void है तो उससे connected चीज भी void है, और connected चीज भी implement नहीं हो सकेगी। अगर पता था कि हाँ भाई ये एक void चीज है, उससे साथ connected जितनी भी आपने एग्रीमेंट की है वो भी खुद ब खुद void हो जाएंगे। भाई एक मिस्टेक है, दोनों को मिस्टेक लगी एक चीज में, और उस चीज की खरीदारी के बाद उसकी इंस्टॉलमेंट का प्लान, फिर इंस्टॉलमेंट के बाद उसकी एग्जीक्यूशन, जब पहली ही चीज वॉइड है तो आगे सारी कनेक्टेड चीजें भी
ऑटोमेटिकली void है। तो ये तो एक सिंपल सी डिस्कशन थी जो हमें पहले से पता थी। अब देखते हैं वो लिस्ट क्या है। 5 चीजों की लिस्ट उन्होंने कह दी कि ये एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड एग्रीमेंट्स है। ये 3 मैंने ऊपर इसलिए लिखी है कि इनकी हम एक्सेप्शंस अलग से पढ़ेंगे, और नीचे है जनरल रूल्स। अनसर्टन एग्रीमेंट, ऐसा एग्रीमेंट जिसका मीनिंग सर्टन नहीं है या हम उसको सर्टन पूछ के भी नहीं पता कर सकते। अनसर्टन एग्रीमेंट, याद है जब ऑफर में सर्टेनिटी नहीं होती थी, ए ने बी से कहा कि अगर तुम मुझे 200 रुपए दोगे तो मैं तुम्हें लाल कलर के फल दूंगा। अब लाल कलर के कई तरह के फल हो सकते हैं। या उसने कहा तुम 2 करारे नोट अगर मुझे दोगे तो मैं तुम्हें 2 किलो फल भेज दूंगा। अब ये करारे नोट किस डिनोमिनेशन के? करारा नोट तो कोई भी हो सकता है। तो अगर एग्रीमेंट के मतलब ही क्लियर नहीं है, अगर ये पता ही नहीं है कि क्या सब्जेक्ट मैटर है, ये पता ही नहीं है बात क्या हो रही है, डाउटफुल सी बात है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट तो बन ही नहीं सकेगा, वो एग्रीमेंट ही गलत है। और ये रूल हमने पहले से पढ़ा हुआ है। चैप्टर 2 ऑफर एंड एक्सेप्टेंस में हमने कहा था ऑफर क्या होनी चाहिए? सर्टन होनी चाहिए। अगर ऑफर सर्टन ना हो तो हम कहते हैं ऑफर ही नहीं हुई, और जब ऑफर ही नहीं हुई तो एग्रीमेंट कैसे बन जाएगा? तो बेसिकली अनसर्टन एग्रीमेंट, लॉ ने लिस्ट बता दी कौन से ऐसे एग्रीमेंट हैं जो वॉइड अब इनिशियो हैं, शुरू से ही गलत है। अनसर्टन एग्रीमेंट, अनसर्टन एग्रीमेंट करना मना कर दिया कानून ने। उन्होंने कहा खबरदार कोई अनसर्टन एग्रीमेंट नहीं करेगा दूसरे से। डन। चौथा पॉइंट, ये ऐसे रहने देते हैं। एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज। कानून का जुमला सुने, कानून ने कितना छड़ों की मोहब्बत में बात की। उन्होंने कहा लॉ रिगार्ड्स मैरिज एंड मैरिड स्टेटस एज द राइट ऑफ एवरी इंडिविजुअल। उन्होंने कहा हर इंसान का हक है, उसका राइट है, उसका शरई राइट है कि वो शादी करे और शादीशुदा कहलाए। दोनों बातें लिखी हैं। उन्होंने कहा लॉ रिगार्ड मैरिज एंड मैरिड स्टेटस। तो कानून को लगता है कि शादी एक इंसान का बुनियादी हक है, और कानून को लगे या ना लगे, आप लोगों के चेहरे पे जो एक्साइटमेंट है, आप सब लोगों को यकीनी तौर पे लगता है कि शादी जो है वो, और जाहिर है शादी एक मतलब एक पार्ट ऑफ लाइफ है और वो सारा कुछ है, और रिलीजियसली भी। एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, अगर कोई ये एग्रीमेंट करे कि तुम शादी नहीं करोगे तो लॉ को गुस्सा बड़ा है। उन्होंने कहा ये वर्ड अब इनिशियो है। किसी को शादी से रोक देना, उसका वो बुनियादी राइट जो लॉ ने उसे दिया है, शादीशुदा कहलवाने का राइट। तो उन्होंने कहा अगर कोई ऐसा एग्रीमेंट होगा जिसमें किसी बंदे को शादी करने से रोक दिया जाएगा, वर्ड अब इनिशियो जी। अब अगेन उस तरफ भी आते हैं। सबसे पहले तो शादी जो है वो करने से मना करने का एग्रीमेंट नहीं किया जा सकता। एक भाई जो है वो, उन्होंने फौरन से सोचा कि कहीं और कोई चक्कर ना हो इसमें, तो उन्होंने कहा सर इसमें कोई एज वाली बात भी बता दें। चले, माइनर के अलावा बाकियों को शादी करने से रोकने का एग्रीमेंट मना है। बड़ी लॉजिकल सी बात है। तो अगर आप माइनर नहीं रहे, और आपको पता है गार्डियन के केस में और बाकी केस में माइनर की एज 18 और 21 साल, तो अगर आप एज ऑफ मेजोरिटी को पहुंच गए तो कानून ये कहता है कि किसी को शादी करने से रोकने का एग्रीमेंट करना वॉइड है, लेकिन माइनर को रोका जा सकता है। भाई एक बच्चा हो 10 साल का या 9 साल का, 8 साल का, वो क्या मैंने फिल्मों में देखा है, शादी तो बड़ी मजे की चीज होती है। आग के गिर्द फेरे लेते हैं, वचन लेते हैं, वो आपस में कपड़ा बांधा जाता है, और जो है वो दोनों एक दूसरे को बड़ी प्यार भरी नजरों से देख रहे होते हैं। बच्चा है, मासूम सा बच्चा है, मतलब वो फिल्मों में देख के सोचता है कि कोई बहुत ही मजेदार चीज होती होगी शादी। अब वो अगर अपने घर वालों को शोर मचा दे, मैंने तो शादी करनी है, और कानून ये कहता है कि किसी को शादी से रोकना वॉइड अब इनिशियो है, तो कानून को खुद ही से ख्याल आ गया उस तरह के चमलाए हुए बच्चे का, उस तरह के मचले हुए बच्चे का जो शरारती है, जो फिल्में देख देख के, और फिल्मों में हर दूसरी फिल्म में तो शादी हो रही होती है कोई ना कोई, तो वो फिल्में देख देख के बहुत इमोशनल हो जाए और कहे कि मेरी शादी करा दो, तो घर वाले क्या कहेंगे उसे? कहेंगे तुम्हारे बस का रोग ही नहीं है।
क्या कहते हैं, तुमसे ना हो पाएगा। भाई 10 साल का बच्चा शादी कर भी लेगा तो वो खर्चे कैसे उठाएगा? वो शादीशुदा जिंदगी आगे चलाने के लिए पैसे शैसे ये वो नौकरी शौकरी बहुत सारी चीजों की जरूरत है, समझ रहे हैं? तो वो बच्चा जो ऑलरेडी 10 साल का है वो अगर शादी करने की जिद करे और घर वाले कहते नहीं बेटा तुम्हारे बस का काम नहीं है, तो हाँ तुम सीए करो, तुमसे नहीं होगा तुम सीए करो, और वो सीए में आके कहीं मेरा लेक्चर सुन के जज्बाती हो जाए कि सर ने कहा कि शादी हर बंदे का हक है, हर वो शख्स जो माइनर नहीं है उसका हक है। यहाँ पे इस्लामिक लॉ और जो इंग्लिश लॉ है उसमें थोड़ा सा क्लैश आ जाता है। इस्लाम जो है वो बलूगत पे यकीन रखता है, एक इंसान जब बालिग हो जाए तो वो शादी कर सकता है, और यहाँ जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वो उसकी एज को डिफाइन कर देता है। तो अगेन आप परेशान ना हो अगर आप माइनर भी हैं कानून इंग्लिश कानून के मुताबिक, लेकिन आपको लगता है कि आपको शादी कर लेनी चाहिए और आप घर वालों से कहते हैं कि जी मैं शादी के बाद तमाम जो मामला आते हैं खर्चे के, जो भी नौकरी शौकरी वगैरह, मैं सारी चीजें संभाल सकता हूँ, तो आप घर वालों से फरमाइश कर सकते हैं। लेकिन असूलन आप लोग माइनर तो नहीं रहे होंगे, एफएससी की बात तो आप लोग तकरीबन 18 साल को टच कर चुके होंगे। जी जी बिल्कुल, एक भाई ने एग्जांपल दी, उन्होंने कहा आर्मी वाले कई दफा सर्विस के दौरान शादी करने से रोकते हैं। इसी तरह से एयर होस्टेसेस को भी खासतौर पे कई दफा कहा जाता है कि आपने ड्यूरिंग सर्विस शादी नहीं करनी। हम पढ़े कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, तो आर्मी वाले अपने किसी कानून के तहत कोई पाबंदी लगाते होंगे जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को ओवरराइड कर देती होगी। हो सकता है आर्मी के कानून का जो पहला जुमला उसमें लिखा हो, नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन एनी लॉ इन पाकिस्तान। ये जुमले का मतलब होता है पाकिस्तान में मौजूद किसी भी कानून में लिखी हुई किसी भी फजूल बात को खाते में ना लाते हुए हम जो कह रहे हैं वो कानून है। तो ऐसा हो जाता है कई दफा ना, कुछ लॉस के ऊपर ओवरराइडिंग पावर्स होती है। भाई कंपनियों का केस होगा तो कंपनीज एक्ट आ जाएगा और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को रोन देगा। तो ऐसे ही हो सकता है कि फौज का कानून या एयर होस्टेसेस वगैरह का जो कानून या इस तरह से हो सकता है वो इसको पाबंद करता हो, लेकिन कॉमन रूल ये है कि किसी को शादी से रोक देने का एग्रीमेंट अदर देन माइनर वो वॉइड। तो माइनर इज एन एक्सेप्शन कि माइनर को रोका जा सकता है, अदरवाइज लॉ रिगार्ड मैरिज एंड मैरिज स्टेटस एज द राइट ऑफ एवरी इंडिविजुअल। हर इंसान का बुनियादी और पैदाइशी हक समझता है कानून कि वो शादी कर सकता है, बस थोड़ा बड़ा हो जाए। उनको भी पता है कि जरा बड़ा हो जाएगा तो वो मामला जो है वो बेहतर तरीके से हैंडल कर सकेगा। फाइनेंशियल मामला जो है बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। मैं बार बार वर्ड फाइनेंशियल का जिक्र कर रहा हूँ। अभी असल में आप लोगों ने कमाना नहीं शुरू किया तो आप लोगों को एक दो चीजें ही समझ आती हैं। जब कमाना शुरू करेंगे पर पता लगेगा कि मतलब शादी के लिए खर्चा पानी ज्यादा जरूरी एलिमेंट है। मतलब आपको अफोर्ड करना भी आना चाहिए। मतलब पता लगे कि वो मतलब जनानी घर में मौजूद हो और आप कहें कि अच्छा वो बस पॉकेट मनी तो खत्म हो गई, अब्बू से पूछते हो अगले महीने की पॉकेट मनी कब मिलनी है। तो ऐसे तो नहीं ना आप चाहेंगे। अपना हक अगर है तो अगले बंदे का भी तो हक है ना, उसको भी तो आप उसके हुकूक देंगे पूरे। तो इसलिए अंग्रेज बहुत पहले कह गए फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर। तो बस फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर, जल्दी जल्दी से पेपर पास करें, जल्दी जल्दी से अपने आप को काबिल इंसान बनाएं, ऐसा इंसान जो शादी भी कर सके और फिर जो है शादी कर ले, और फिर इस जुमले को देख के खुश हो जाइएगा कि हाँ शादी हक है। नहीं जी, इससे पहले क्योंकि असल में लेक्चर पढ़ाने के बाद बच्चे जो है ना उसके बाद एक कारवान बना के बाहर निकल पड़ते हैं और फिर इकट्ठे होके आपस में मिल के एक वचन लेते हैं कि अब हम सब घर वालों को जाके कहेंगे कि सर ने कहा है कि माइनर जब आप नहीं रहे तो अब आप शादी कर सकते हैं। तो इसलिए मैं बार बार फाइनेंशियल वाला मामला बीच में लेके आ रहा हूँ। ठीक है जी, ये बात लोगों को मजे की लगी। और कौन कौन से, उन्होंने कहा जी वेजिंग एग्रीमेंट वर्ड है, ये तो मैंने आपको बचपन में बता दिया था। शर्तें, शर्त लगाने वाला वो वॉइड है। इसमें हम एक आध एक्सेप्शन पढ़ेंगे, और अगर वॉइड है तो उससे कनेक्टेड जितनी चीजें वो भी वॉइड हो जाएंगी। एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड। ट्रेड का मतलब है कारोबार करना, कोई तिजारत वगैरह करना। किसी को आसान अल्फाज में लिख देता हूँ, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ बिजनेस, ये आपके लिए समझना जरा ज्यादा आसान होगा। कोई बंदा दूसरे से ये एग्रीमेंट नहीं कर सकता कि तुम ये बिजनेस नहीं करोगे। हर बंदे का ये हक है कि वो जो भी लीगल बिजनेस करना चाहे वो कर सकता है। किसी को लीगल बिजनेस करने से रोका नहीं जा सकता। एक भाई ने पूछा सर रेस्ट्रेंट का क्या मतलब है? रेस्ट्रेंट का मतलब है रुकावट।
इसको हम प्रोहिबिशन भी कह सकते हैं, मना कर देना। एग्रीमेंट एंड रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, ट्रेड की रुकावट में एग्रीमेंट, ट्रेड को मना करने का एग्रीमेंट। तो कोई से दो बंदे आपस में एक दूसरे के साथ ये एग्रीमेंट नहीं कर सकते कि तुम फलाना जगह दुकान नहीं करोगे, तुम फलाना बिजनेस नहीं करोगे, तुम बर्गर की दुकान नहीं लगाओगे, तुम ये वाला काम नहीं करोगे। हर इंसान का ये हक है कि वो जो भी बिजनेस लीगल दायरे में है, अगर कोई शख्स करना चाहता है, तो जैसे शादी करना हर बंदे का बुनियादी हक है, वैसे ही कोई भी लीगल कारोबार करना हर बंदे का हक है। किसी को कोई रोक नहीं सकता कोई लीगल काम करने से। लीगल मैं इसलिए बोल रहा हूं कि फिर लॉ के सारे रूल्स, अब पता लगे कि एक बंदा जो है वो सड़क के सेंटर में एक कॉलेज बनाना शुरू कर दे। आब्दी साहब ने कहा था कि किसी को बिजनेस करने से नहीं रोका जा सकता। तो कहने का मतलब है कि लीगल, लीगल का मतलब वो जो कानून के दायरे में रहता है और कानून के रूल्स को फॉलो करता हो। जी जी, अब इन्होंने कहा कि सर सरकारी बंदे को भी तो बिजनेस करना कई दफा अलाउ नहीं होता। इस रूल की कुछ एक्सेप्शंस हैं, कुछ एक्सेप्शन हम आगे पार्टनरशिप में जाके पढ़ेंगे, पार्टनर्स एक दूसरे को मना कर सकते हैं। एक एक्सेप्शन हम अभी भी पढ़ रहे होंगे, और उसके अलावा एम्प्लॉयमेंट का लॉ हमारे सिलेबस में नहीं है। अदरवाइज एम्प्लॉयमेंट का लॉ ये कहता है कि जो शख्स आपके पास नौकरी कर रहा है उसको आप वही वाला काम जो आपका बिजनेस है वो करने से रोक सकते हैं। जो आपका अपना ही बिजनेस है वो करने से आप उस बंदे को रोक सकते हैं। यानी कि एक बंदा अगर एक मिठाइयों की दुकान पे नौकरी कर रहा है और वो उसी वक्त अपनी भी मिठाई की दुकान करना चाहे, तो या तो ये नौकरी छोड़े या वो वाला बिजनेस ना करे। इसके ऊपर हम बात करेंगे कि इसका क्या वो है, कुछ एक्सेप्शंस हैं। अभी जनरल रूल हम पढ़ रहे हैं, हमने पढ़ा अनसर्टेन एग्रीमेंट वॉइड है, हमने पढ़ा शादी से रोकना वॉइड है, लेकिन माइनर के केस में रोका जा सकता है। फिर हमने ये पढ़ा कि वेजिंग एग्रीमेंट वॉइड है, इसकी एक्सेप्शन भी हमने आगे जाके पढ़नी है इंशाल्लाह। फिर एग्रीमेंट एंड रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, किसी को कारोबार करने से नहीं रोका जा सकता, इसकी एक छोटी सी एक्सेप्शन हम पढ़ेंगे। एंड देन फाइनली एग्रीमेंट एंड रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग। लीगल प्रोसीडिंग का मतलब होता है लीगल कार्रवाई, इसको मैं लिख सकता हूं अदालती कार्रवाई। लीगल प्रोसीडिंग्स, अदालती कार्रवाई। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने हर बंदे को ये हक दिया है कि अगर उसके साथ जुल्म हो तो चूंकि ये एनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट है। क्या मतलब था एनफोर्सेबल का? अदालत में जाके लीगली आप इसको एनफोर्स करा सकते हैं, जी ये वाला कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट करवाएं या मुझे हर जाना जुर्माना अदा करवाएं, इसने मेरे साथ जुल्म किया। तो चूंकि ये एक एनफोर्सेबल लॉ है जो कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्सेबल कर देता है, तो कानून ये कहता है कि अगर दो पार्टीज आपस में ये एग्री करें कि मैं तुम्हारे खिलाफ अदालत में कार्रवाई नहीं करूंगा, ये मना है। चाहे दोनों के दोनों भी एग्री कर जाएं तो भी मना है, क्योंकि आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की मेन पावर ही छीन ली उसमें से, वो जो लीगल एनफोर्सेबिलिटी है। तो किसी के साथ ये एग्रीमेंट करना कि मैं तुम्हारे खिलाफ अदालत में कार्रवाई नहीं करूंगा, ये एग्रीमेंट वॉइड एब इनिशियो। अब समझ आया सवाल नंबर 2? तो तब तक हमने ये चीज नहीं पढ़ी थी, तो इसलिए इसका आंसर आप डिफरेंट तरीके से दे सकते थे। अदरवाइज रूल ये है कि एक बंदा दूसरे के खिलाफ लीगल कार्रवाई में जाने से रोकने का एग्रीमेंट नहीं कर सकता, ये एग्रीमेंट मना है। अभी हमने इनकी एक्सेप्शंस पढ़नी है, इन तीनों की एक्सेप्शंस पढ़नी है। तो अभी तक बेसिकली हमने 5 पॉइंट पढ़े जो कि लॉ ने कह दिए वॉइड एब इनिशियो। जी अगर एक पार्टी खुद कह दे कि मैं इस लीगल प्रोसीडिंग से रुक जाऊं, जी, अगेन देखें, एक है लीगल क्लेम का हक। ए ने बी से कॉन्ट्रैक्ट किया, ए ने बी को कहा कि जी आपने जो है वो मुझे इतने एप्पल डिलीवर करने हैं और मैं आपको इतने पैसे दूंगा। इनमें से किसी एक ने दूसरे के साथ नाइंसाफी कर दी, तो जिसके साथ नाइंसाफी हुई उसका क्या हक है? अदालत जा सकता है। उसने सोचा अदालत कोर्ट कचहरी कौन जाए, रहने देते हैं। आपको तो शरीफ आदमी अदालत से डरते हैं, तो अब वो शरीफ आदमी वो उसने अदालत जाने का फैसला नहीं किया, उसने सोचा मैं अदालत ना जाऊं। इसका हरगिज मतलब नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त उसको रोका गया था, वो अपनी मर्जी, मतलब वो अपनी मर्जी इस्तेमाल ना करे। यानी एक बंदे का राइट है, ये ऐसे ही है जैसे आप कहेंगे जी अगर बंदा फिर मतलब शादी करना ही ना चाहता फिर क्या करेंगे। तो राइट है, ड्यूटी नहीं है। तो हर बंदे का ये राइट है कि वो लीगल राइट इस्तेमाल कर सकता है। अब एग्रीमेंट करते वक्त अगर उसको रोक दे दूसरा बंदा कि तुम नहीं कर सकते, तो ये वॉइड है। और एग्रीमेंट करते वक्त अगर कोई रुकावट नहीं है और दूसरा अपनी खुशी से रोक रहा है, वो उसकी अपनी मर्जी है। जैसे ये क्वेश्चन था WD वाला, इसमें अगर WD खुद ही आइडिया प्रपोज करे कि मैं लीगल प्रोसीडिंग नहीं
मतलब हमारी कंपनी की तरफ से नहीं हो, ठीक है, अगर आप पैसे वापस करते हैं तो इसमें क्या ये जो ये उसने उसके साथ अरेंजमेंट किया, ये भी तो एक एग्रीमेंट है। अगर आप मुझे पैसे वापस कर देंगे तो मैं आपके खिलाफ लीगल कार्रवाई नहीं करूंगा, तो इसमें दोनों तरफ से कंसिडरेशन है, मैं लीगल कार्रवाई नहीं करूंगा, नॉट टू डू समथिंग, अगर आप पैसे वापस कर देंगे। तो यहाँ पे ये जो इनके दरमियान अरेंजमेंट हुआ है ना, ये एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट तो पहुंचा ही नहीं ना, ये एग्रीमेंट ही गलत है। बात समझ आई? अभी हमने इनकी एक्सेप्शंस पढ़नी है, ये तीनों समझ आ रहे हैं। किसी को बिजनेस करने से नहीं रोका जा सकता, किसी को लीगल कार्रवाई से नहीं रोका जा सकता, और वेजरिंग एग्रीमेंट वैसे ही गलत है, फिर किसी को शादी से नहीं रोका जा सकता, और अनसर्टेन एग्रीमेंट। ये 5 चीजें याद रहेंगी। 2 बातें इसमें, और ये 8 बातें होती हैं जिनमें से 5 हमने पढ़ी। 2 बातें आपको पहले से पता है, वो 2 बातें ऐसी हैं कि इम्पॉसिबल एग्रीमेंट करना मना है, वो बात आपको पता है। फिर एग्रीमेंट कंटिंजेंट ऑन इम्पॉसिबल इवेंट, वो भी मना है, ये वाली बात भी आपको पता है। तो किताब ने यहाँ उतना डिस्कस किया जो आपने कहीं और ज्यादा डिटेल्स नहीं पढ़ा। वेजरिंग के ऊपर हम थोड़ी सी और बात भी करेंगे। यहाँ तक बात समझ आई? एक छोटी सी डिस्कशन करके आज के लेक्चर को तमाम करते हैं। छोटी सी, एग्रीमेंट एंड रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, किसी को बिजनेस करने से रोकना। अगेन एग्जांपल वही लेते हैं, वो स्वीट्स वाली। एक एबीसी बेकर्स है और वो बड़ी कमाल स्वीट्स बनाते हैं, उनकी मिठाइयां दूर दूर से लोग आते हैं, खाते हैं, और सब के सब कहते हैं कि यार मिठाई हो तो सिर्फ एबीसी बेकर्स। एबीसी बेकर के ओनर को भी सब जानते हैं, एबीसी बेकर की इंतजामिया को भी ज्यादातर लोग जानते हैं। और ओनर तो अक्सर घर होता है, इंतजामिया में जो एक मेन मैनेजर है अक्सर लोग उसको जानते हैं, उसी से डील करते हैं, उनको पता है कि यही बंदा सारे मामलात को देख रहा होता है। अब ऐसे में उस मैनेजर ने ओनर से कहा कि जी आपका ये बिजनेस मैं परचेस करना चाहता हूँ। उसने कहा अच्छा, और फिर मैनेजर ने कहा मैंने हिसाब किताब लगाया, आपके पास जो कुर्सियां पड़ी हुई हैं, फर्नीचर पड़ा हुआ है, एसी लगे हुए हैं, टोटल जो है ना इनकी वर्थ है 10 लाख। 2 लाख का आपने सिक्योरिटी डिपॉजिट दिया हुआ है किराए के तौर पे, और 8 लाख के आपके टोटल असासे हैं। मैं आपका बिजनेस खरीदना चाहता हूँ, ये 10 लाख पकड़े और बिजनेस मुझे बेच दें। क्या वो बेचेगा? क्यों नहीं बेचेगा? गुडविल, उसके बिजनेस में कुछ गुडविल भी है। गुडविल, गुडविल क्या होती है? बिजनेस की एक साख, एक नाम बना हुआ है। बात यह है कि एबीसी बेकर इस वक्त सिर्फ चंद फर्नीचर पर मुश्तमिल एक चीज नहीं है, एक ऐसा नाम है जिसपे लोग ट्रस्ट करके इधर आते हैं और हर दिन 200, 250, 300 लोग यहां से परचेज करते हैं। तो अगर वो शख्स मैनेजर चीजें खरीद रहा है तो वो 10 लाख के जो असासे खरीद रहा है, तो हो सकता है वो बिजनेस उसे कहे कि भाई मेरी इस वक्त ये दुकान का नाम ऐसा है कि हर दिन तुम इतने 1000 रुपए प्रॉफिट कमा सकते हो। तो एक काम करो, 40 लाख रुपए मुझे गुडविल की मद में दो, मुझे 50 लाख दो और मेरे से मेरी दुकान ले लो। अब बात जज की बनी कि सिर्फ असासे थोड़ी खरीदे जा रहे हैं, उस बिजनेस का नाम खरीदा जा रहा है, तो नाम की अपनी एक वर्थ है जो कि हमारी एग्जांपल में 40 लाख की वर्थ है। अब हुआ ये कि मैनेजर ने 50 लाख की वर्थ पे की और वो दुकान ले ली। अब उसको 50 लाख पे करने से फायदा ये हुआ कि एक तो 10 लाख का फर्नीचर और एसेट्स मिल गए, और दूसरा एक चलता चलाता नाम मिल गया। वो अपनी अगर खुद मिठाई की दुकान करता तो पता नहीं कितने साल लग जाते कामयाब होते होते। यहाँ हर दिन उसको 40-50 हजार का प्रॉफिट आना शुरू हो जाएगा। ओनर ने उसे दुकान बेची, साथ वाली दुकान किराए पे ली, और वहां पे काम शुरू करके और बाहर लिख दिया असली और कदीमी एबीसी बेकर्स। अब मैनेजर को भी लोग जानते हैं, ओनर को भी जानते हैं, और जब लोग मिठाई लेने आ रहे होंगे तो बाहर इनका सिक्योरिटी गार्ड कहेगा सर जी इधर आए, असल वाले तो ये बैठे हुए हैं, उन्होंने तो किराए पे जगह ली है। तो वो शख्स जो 50 लाख रुपए देके बैठा हुआ है, क्या उसको बुरा नहीं लगेगा? उसने 50 लाख में से 40 लाख किस चीज का भरा था? गुडविल का। और उस गुडविल का फायदा उससे होता, लेकिन ये भाई साहब अपनी ही दुकान दोबारा से डाल के बैठ गए साथ वाली जगह पे, तो गुडविल तो तबाह हो गई, गुडविल तो इंपैक्ट गया ही नहीं। तो एक्सेप्शन ये है कि सेलर may agree with the buyer to refrain from carrying on a similar business within specified reasonable local limits. Seller of the दुकान may agree with the buyer of दुकान to refrain, रुका रहेगा,
रुक जाएगा। फ्रॉम कैरिंग ऑन अ सिमिलर बिजनेस, उस जैसा बिजनेस करने से विद इन स्पेसिफाइड रीजनेबल लोकल लिमिट। ऐसा नहीं है कि वो कहेगा आज से मैं मिठाइयां बेचना ही बंद कर रहा हूँ। हो सकता है वो कहे चलो जी ये जौहर टाउन था, मैंने तुम्हें अपनी दुकान बेची है, मैं अंदरून में जाके अपनी दुकान कर लूंगा। अगर तो उसने वो वाली दुकान खरीदी है और वो किसी दूर दराज के इलाके में चला जाता फिर मसला नहीं है। लेकिन ऐसे में अगर दो बंदों के दरमियान एक दुकान की खरीदो फरोख्त हुई है तो सेलर और बायर के दरमियान ऐसा एग्रीमेंट हो सकता है कि तुम इतने अरसे तक इस इलाके में ये वाला बिजनेस नहीं करोगे। और ऊपर मैंने क्या बोला था, किसी को बिजनेस करने से रोक देना वॉइड है। एक्सेप्शन का क्या मतलब होता है भला? जहां ये रूल अप्लाई नहीं करेगा। तो अब रूल हमने ये पढ़ा कि किसी को बिजनेस कर देने से रोक देना मना है, लेकिन एक्सेप्शन ये है कि अगर एक बंदे ने दूसरे से उसके बिजनेस की गुडविल खरीद ली है, अब वो जिससे गुडविल खरीदी है उसको मना कर सकता है कि तुम अब इस इलाके में या ये वाला बिजनेस इतने अरसे तक तुम नहीं। हाँ, अगर वो बंदा साथ अपनी फर्नीचर की दुकान शुरू कर ले कोई मसला नहीं, लेकिन इस जैसा बिजनेस मिलता जुलता, यानी इवन मिठाई के आसपास की भी कुछ बिजनेस है वो भी नहीं। फिर इस तरह का बिजनेस इतने अरसे तक या इस इलाके में तुम नहीं करोगे, ऐसा एग्रीमेंट किया जा सकता है जब एक बायर और सेलर एक दुकान को अलॉन्ग विद उसकी गुडविल बाय या सेल कर रहे हो। बात समझ आई? तो ये एक एक्सेप्शन है। तो इसका मतलब है मैं एग्रीमेंट एंड रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड जो पढ़ा, जरा अगर मुझे हैंडआउट दिखाएं जरा, ताकि मैं आपको पेजेस के साथ बता सकूं। जी, यहाँ ओनर बाउंड हो रहा है, यानी कि इस वक्त मेरी एग्जांपल में ओनर वो था जो गुडविल बेच के जा रहा है। तो आसान अल्फाज में जो गुडविल बेचने वाला है उसने अपनी गुडविल दे दी, पैसे 40 लाख किस बात के लिए कि यार मेरा वो जो नाम है वो तुम्हारा हुआ, और उस नाम को खुद भी कैश कराने बैठ जाए और उसका बिजनेस तबाह कर दे। तो गुडविल बेचने वाला, उसने गुडविल बेच दी, उसको फिर गुडविल का खरीदार ये बाउंड कर सकता है कि तुम इस इलाके में ये वाला बिजनेस नहीं करोगे। आप लोगों ने पेज 28 पे एंड ऑफ पेज पे एक हेडिंग आ रही है एग्रीमेंट एंड रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग, उससे ऊपर तक आप लोग पढ़ सकते हैं। डन? ऊपर तक आपने पढ़ के आना है, इससे आगे कल इंशाल्लाह ताला चीजों को लेकर चलते हैं। मोहसिन भाई तो बहुत ही जज्बाती हो गए। जी प्लीज आंसर हसन भाई। सर लक्ष्मी चौक में तो काफी बड़ कड़ाई है, तो वहां वो एक दूसरे को रोक सकते हैं। अगर उनमें से किसी एक ने दूसरे से खरीदी है गुडविल, तो अगर गुडविल नहीं खरीदी तो फिर नहीं रोक सकते। सर जी, वो इस इलाके में ये कारोबार नहीं कर सकता कि वो कभी भी ये कारोबार नहीं कर सकता।